नमस्कार मित्रों, मैं हूं लवकुश सहानी। वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आप लोगों का सहयोग भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। कृपया हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर को पूरा करवाइए ताकि मैं वीडियो समय पर अपलोड कर सकूं। और काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी लगन से कार्य कर सकूं। धन्यवाद और आप लोग वीडियो का आनंद उठाएं। 2 महीने बाद जब नील और मालिनी ने आखिरकार 100 दिव्य पत्थर जमा कर लिए तो लिंगेश पवित्र भूमि से 2 लोग वहां पर आ गए। जब बस्ती के सैनिकों ने उन दोनों लोगों को देखा तो वो बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हुए बोले, प्रबंधक सोमेश और प्रबंधक हेतुवान का स्वागत है। जाहिर है लिंगेश पवित्र भूमि में ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। एक दिन पहले ही खदान की रखवाली कर रहे सैनिकों ने पूरी बस्ती को साफ कर दिया था। पितृलोक के बड़े भूभाग के अनुपात में लिंगेश पवित्र भूमि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी उसका क्षेत्र किसी सामान्य लोक से कई गुना बड़ा था। लिंगेश पवित्र भूमि में कुल 36,000 बड़े नगर थे। इस समय उनके सामने जो 2 लोग खड़े थे वो 36,000 बड़े नगरों से 2 के प्रबंधक थे। वो 36 प्रबंधक वास्तव में लिंगेश पवित्र भूमि के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों प्रबंधकों ने उन सभी के अभिवादन का उदासीनता से जवाब दिया। तभी सैनिकों के कप्तान ने फिर से पूछा, प्रबंधक महोदय, हमारे लिए क्या आदेश है? लेकिन सैनिक की बात पूरी होने से पहले ही प्रबंधक सोमेश ने भावहीन होकर कहा, आपकी खदान में नील नाम का एक व्यक्ति है ना? जब कवच पहने सैनिक ने यह सुना तो उसने जल्दी जवाब दिया, हाँ, नील हमारी खदान में ही है। प्रबंधक सोमेश ने फिर से पूछा, इस समय वो कहां है? यह सुनकर उस सैनिक ने चारों ओर देखा। स्वाभाविक रूप से वो पूरे दिन नील पर नजर नहीं रख सकता था। ऐसे में भला वो कैसे जान सकता था कि नील इस समय कहां पर है? पर तभी एक दूसरे सैनिक ने जवाब दिया, प्रबंधक महोदय, नील पहले ही खदान में प्रवेश कर चुका है। यह सुनकर प्रबंधक सोमेश ने फिर कहा, तो हम यही उसका इंतजार करेंगे। लिंगेश पवित्र भूमि के 2 प्रतिष्ठित प्रबंधक नील का इंतजार करेंगे? यह सुनकर सैनिकों के दिल अचानक चौंक गए। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। वो सोचने लगे कि आखिर नील कौन है और उसका अतीत क्या है। पहले ही उन्हें गुप्त रूप से नील का निरीक्षण करने का आदेश प्राप्त था। आखिरकार आरोहण कूप में नील का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट था, इसलिए यह ज्यादा अजीब नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ उस प्रदर्शन के आधार पर 2 प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करना पर्याप्त था? यह बात सैनिकों के लिए समझना मुश्किल था। शायद सैनिकों के कप्तान को दोनों प्रबंधकों की यात्रा का उद्देश्य समझ में आ गया, इसलिए उसने कहा, प्रबंधक महोदय, चूंकि आप दोनों नील के लिए यहां आए हैं, इसलिए इस आदेश को कुछ कहना है। यह सुनकर प्रबंधक सोमेश बोले, बोलो। सैनिकों के कप्तान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, नील ने पहले ही 100 दिव्य पत्थर जमा कर दिए हैं। मूल रूप से वो यहां से जा सकता था, लेकिन वो फिर से खदान में घुस गया है। मुझे लगता है कि वो 200 दिव्य पत्थर इकट्ठा करके स्वतंत्र योद्धा बनना चाहता है। यह सुनकर प्रबंधक सोमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी प्रबंधक हितवान हंसते हुए बोले, स्वतंत्र योद्धा? मुझे डर है कि ये उसके बस की बात नहीं है। सैनिक नील को बुलाने ही वाले थे, लेकिन दोनों प्रबंधकों ने हाथ उठाकर रोक दिया। उनका अडिग धैर्य देखकर सैनिकों की बेचैनी और बढ़ गई। आखिर नील कौन था जिसका वो स्वयं इंतजार कर रहे थे? खदान से नील के बाहर निकलते निकलते शाम ढल चुकी थी। मालिनी 100 दिव्य पत्थर इकट्ठा होने के बाद खदान छोड़कर अपने काकाश्री के पास चली गई। इसके बाद मालिनी और नील दोनों ने भविष्य में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक दूरसंचार मुद्रा का आदान प्रदान किया। लेकिन दूरसंचार मुद्रा सामान्य लोक में संचार का साधन था, जिसकी सीमा अधिकतम 60 से 70 हजार मील थी, जबकि लिंगेश पवित्र भूमि इससे हजारों गुना बड़ी थी। इसलिए जब तक कि नील मालिनी के 60 से 70 हजार मील के दायरे में ना हो, तब तक पितृलोक में दूरसंचार मुद्रा बेकार थी। जब से नील अपनी दुविधा से बाहर निकला था, तब से वो अपने लक्ष्य के बारे में बहुत स्पष्ट हो गया था। सबसे पहले वो यामिनी को जगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वो काफी समय से सो रही थी।
और अब तक उसके जागने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। लेकिन सबसे पहले उसे 200 दिव्य पत्थरों को इकट्ठा करना था। आज किस्मत नील के साथ थी। उसने फिर से 9 सिर वाले सांप का सामना किया था और उससे 20 दिव्य पत्थर छीन लिए थे। उसने एक अहम रहस्य भी समझ लिया। अगर दिव्य पत्थर चाहिए तो उन जानवरों का पीछा करना होगा। ये जानवर पूरे दिन खदान में घूमते रहते थे ताकि दिव्य पत्थर में मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सके। इसलिए नील ने कल से ही उन्हीं को खोजने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही नील बस्ती में वापस आया तो उसने पाया कि बस्ती का माहौल थोड़ा अजीब था, और जब उसने भीड़ की ओर देखा तो वो भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ये दोनों लोग बहुत शक्तिशाली हैं। अब तक नील ने बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को देखा था। कहने की जरूरत नहीं है कि वो मृत्युंजय महल में मिला व्यक्ति उसके गुरु द्वारा छोड़ी गई एक आध्यात्मिक छाया मात्र था, इसलिए वो उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका। लेकिन नील को इतना आभास हो गया था कि वो इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से परे थे, और वो युवक जो उसकी बहन को विदर्भ साम्राज्य से ले गया था, उस युवक की शक्ति भी अकल्पनीय थी। नील की वर्तमान शक्ति के साथ वो अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि उस युवक और उसके गुरु में कौन अधिक शक्तिशाली है। फिर आध्यात्मिक जाति का बूढ़ा व्यक्ति जिनसे उसकी मुलाकात विवाह समारोह के दौरान हुई थी, शायद वो बूढ़े व्यक्ति एक प्रजापति थे। उसके सामने खड़े दोनों लोग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो अभी प्रजापति के स्तर से काफी नीचे थे। नील उन्हें भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दिव्य पत्थर को जमा करने के लिए किसी सैनिक को ढूंढा। लेकिन एक पंक्ति में खड़े सैनिकों को देखकर वो थोड़ा भ्रमित हो गया। अब उसे समझ नहीं आया कि दिव्य पत्थर किसे देना है। उसी समय प्रबंधक हितवान नील की ओर बढ़े और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप नील हैं? जैसे ही उन्होंने ये कहा तो नील को तुरंत समझ आ गया कि वो शायद उसी के लिए आए हैं। अब वो इसे टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने जवाब में कहा, हाँ मैं ही नील हूं। ये सुनकर प्रबंधक ने सीधे कहा, बधाई हो, आपने अपनी सेवा पूरी कर ली है और लिंगेश पवित्र भूमि के सदस्य बन गए हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वहां मौजूद सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। अभी अभी सैनिकों के कप्तान ने उन्हें चेतावनी दी थी कि नील एक स्वतंत्र योद्धा बनना चाहता है। वहीं उनकी बात सुनकर नील ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरिष्ठ, क्या कोई गलती हुई है? मैं लिंगेश पवित्र भूमि में शामिल नहीं होना चाहता। यह सुनकर प्रबंधक सोमेश ने कहा, यह आप पर निर्भर नहीं है। यह आदेश सीधे लिंगेश नगर से आया है, इसलिए हम आपको सीधे लिंगेश नगर में ले जाएंगे। प्रबंधक सोमेश की बात सुनकर सैनिक अवाक रह गए। लिंगेश पवित्र भूमि का क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा था। आमतौर पर लिंगेश पवित्र भूमि में शामिल होने वाले योद्धा केवल 36,000 नगरों में ही कुछ नौकरी या पद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन 36 प्रभाग केवल लिंगेश पवित्र भूमि के छोटे संस्थान थे, जबकि लिंगेश नगर लिंगेश पवित्र भूमि का मुख्यालय था। आमतौर पर मुख्यालय के लिए चुने गए योद्धा सूर्यमंडल से नीचे होते थे। जहां तक सूर्यमंडल से ऊपर के योद्धाओं की बात है, तो जब तक कि उनमें कोई विशेष प्रतिभा न हो, मुख्यालय उन्हें स्वीकार नहीं करता था। इसका केवल एक ही कारण था, और वो था शुक्र मंडल का दैवीय शुद्धिकरण। सामान्य प्रतिभा वाले योद्धा सूर्यमंडल में पहुंचने से पहले केवल 5 या 6 दैवीय शुद्धिकरण से गुजरते हैं। कोई शुक्र मंडल में जितने कम दैवीय शुद्धिकरण से गुजरता था, उसकी भविष्य की संभावना उतनी ही कम होती थी। लेकिन अगर कोई 8 या 9 दैवीय शुद्धिकरण से गुजरता है, तो इसका मतलब था कि उसके महामंडलेश्वर बनने की काफी संभावना है। हालांकि नील को इन चीजों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने दैवीय साम्राज्य में आपदा पुष्प को निगल लिया था, और नागराज पद्मनाभ के अनुसार उसे निगलने के बाद उसका 9 दैवीय शुद्धिकरणों से गुजरना तय था। इस समय सैनिकों का कप्तान भी अचंभित था। शुरू में उसने सोचा था कि नील ने दोनों प्रबंधकों का ध्यान खींच लिया है और वो उनके प्रभाग में प्रवेश करने के योग्य है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों प्रबंधक नील को सीधे लिंगेश नगर में ले जाएंगे। कवच पहने सैनिकों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच नील ने हैरानी से पूछा, लिंगेश नगर, वो कहां है? इन शब्दों को सुनकर सभी सैनिक लगभग नीचे ही गिर पड़े, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद कि यह व्यक्ति अभी अभी पितृलोक में आया था, तो लिंगेश नगर के बारे में न जानना सामान्य बात थी।
तभी प्रबंधक हितवान ने कहा, वो लिंगेश पवित्र भूमि का मुख्यालय है। यह सुनकर नील को तुरंत समझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, अगर मैं वहां जाने से मना करता हूं तो क्या होगा? यह सुनकर उन सैनिकों के दिलों में जैसे खून उबल पड़ा। अगर वो होते तो लिंगेश नगर में प्रवेश करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते, लेकिन दोनों प्रबंधकों के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। उन्होंने दुनिया देखी थी। बेशक वो जानते थे कि इस दुनिया में कई 5 सितारा पवित्र भूमियां हैं। ऐसे में कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं लिंगेश पवित्र भूमि में अधिक रुचि नहीं दिखाती। प्रबंधक सोमेश ने धीमे स्वर में कहा, हमें आपको लिंगेश नगर में ले जाने का आदेश मिला है, इसलिए हमें आपको हर हाल में वहां ले जाना होगा। तो बेहतर होगा कि आप कोई परेशानी खड़ी न करें। ये काफी चतुर लोग थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ नील के पास प्रतिरोध करने के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन नील ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया था। वास्तव में नील अकेला व्यक्ति नहीं था जो उत्सुक था। सभी योद्धा और सैनिक, यहां तक कि दोनों प्रबंधक भी इस बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन नील ने मना नहीं किया। इसलिए दोनों प्रबंधकों को राहत मिली। हालांकि प्रबंधक हितवान और प्रबंधक सोमेश को इस मामले की गहराई का पता नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मामले पर ध्यान दिया था वो काफी अनुभवी था, इसलिए वो नील को नाराज नहीं करना चाहते थे। परिस्थितियों को समझते हुए सैनिकों के कप्तान ने समझदारी दिखाई और गंभीरता से बोला, नील का खदान छोड़ना एक विशेष मामला है। तार्किक रूप से उससे दिव्य पत्थरों का भुगतान नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके 100 दिव्य पत्थर लौटाए जाएं। असल में तर्क नहीं बल्कि चालाकी थी। दोनों प्रबंधकों के सामने वो स्वाभाविक रूप से नील का पक्ष लेना चाहता था। इस समय वो 100 दिव्य पत्थर भी नील के लिए बहुत अधिक थे, इसलिए नील ने स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वीकार कर लिया। दोनों प्रबंधकों को उन पत्थरों की कोई परवाह नहीं थी। बेशक वो ये भी जानते थे कि वो सैनिक उनसे अनुग्रह प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो बस हल्का सा मुस्कुराए और सीधे नील को वहां से ले गए। नील के जाते ही खदान का रंग बदल गया। कलाधर नामक योद्धा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सालों से जमा किए गए उसके सभी दिव्य पत्थर जब्त कर लिए गए और खदान छोड़ने से पहले उसे फिर से 100 दिव्य पत्थर चुकाने पड़े। जहां तक अन्य योद्धाओं का सवाल है, तो जब उन्हें पता चला कि नील को इस तरह से ले जाया जा रहा था, तो वो केवल गुप्त रूप से आहें भर सकते थे। रास्ते में प्रबंधक हितवान ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण लहजे का उपयोग किया और लगातार नील के साथ बातचीत की। दोनों प्रबंधक नील के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। वो ये भी जानना चाहते थे कि उसे सीधे लिंगेश नगर में बुलाने वाला कौन था। वो नील के पीछे की बड़ी हस्ती के बारे में भी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन खुद नील भी इस तरह की बातों को लेकर थोड़ा उलझन में था। फिर भला वो उन लोगों को कैसे जवाब दे सकता था। आवागमन मार्ग में नील दोनों प्रबंधकों के साथ कई दिनों तक उड़ता रहा। अंत में जब आवागमन मार्ग की रोशनी खत्म हुई, तो नील के सामने 1000 गज बड़ी आवागमन सरणी खड़ी थी। जब उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, तो उसे एक विशाल नगर दिखाई दिया। यहां तक कि नील एक नजर में उस नगर की सीमाओं को देखने में भी असमर्थ था। इसके अलावा वहां ऐसी इमारतें थी जो हजारों गज ऊंची थी और अज्ञात सामग्री से बनी थी। ये दृश्य बहुत खूबसूरत था। क्या यही लिंगेश नगर है? ये सोचकर नील आ भरने से खुद को रोक नहीं सका। जब दोनों प्रबंधक ने नील की आवाज सुनी, तो उनके चेहरों पर गर्व की झलक दिखाई देने लगी। आखिरकार लिंगेश नगर वास्तव में बहुत बड़ा था। अगर सूर्यमंडल के योद्धा आवागमन मार्ग का उपयोग न करें, तो उन्हें भी इस नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए कई दिनों तक उड़ना होगा। ठीक है, चलो अपनी यात्रा जारी रखें। तभी प्रबंधक हितवान ने नील की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या होगा आगे? आखिर वो कौन है जिसने नील को लिंगेश पवित्र भूमि में लाने का आदेश दिया था? क्या वो नील का कोई दोस्त है या फिर दुश्मन? और क्या नील वहां पहुंचकर आजाद रहेगा?